अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ स्टार्ट। तो यस्टरडे कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी, तो जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुछ चीज़ें हम पहले कर चुके थे। उसके बाद हमने सेंटेंस, फिर सेंटेंस टाइप्स की हैं। उसके बाद सेंटेंसेस हमने देखा कि सेंटेंसेस को किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने में हमने ये कहा कि इसमें दो चीज़ें होती हैं मेन, जो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमने कहा था कि डूअर या बियर, क्योंकि हम वर्ब को देख के ये डिसाइड करते हैं कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो अगर हमारा वर्ब डूइंग शो करेगा तो जो डूअर होगा वो सब्जेक्ट होगा। अगर वर्ब बीइंग का है, स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है, इन दैट केस वी हैव अ लुक एट द सब्जेक्ट एज द बियर ऑफ द सेंटेंस। वो जो बियर होगा वो भी सब्जेक्ट, जो डूअर होगा वो भी सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट की डूइंग या बीइंग जो भी होगी दैट वुड बी कॉल्ड अब प्रेडिकेट। बाकी उसके साथ एक्स्ट्रा वर्ड्स ही होते हैं, बेसिकली वर्ब ही प्रेडिकेट है। ये कुछ टाइप्स थी सेंटेंसेस की जिन्हें हमने कहा कि कुछ फंक्शंस को देख के हम उनका मूड डिटरमिन करते हैं। फिर आगे उनकी एग्जांपल्स थी। तो स्टेटमेंट अगर आप दें को पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट बिकम्स अ डिक्लेरेटिव मूड। और अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं, दैट बिकम्स एन इंट्रोगेटिव मूड। और इंट्रोगेटिव में हमने क्वेश्चंस में ये कहा था कि हमारे क्वेश्चन जो होते हैं ये दो तरह के हैं, या पोलर है या नॉन पोलर है। बाकी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ क्वेश्चंस हम अपने तौर पे भी फॉर्म करते हैं। ये देखें, वो रहेगा वही, या पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, रहना उन्हीं कैटेगरीज में से है। लेकिन होगा क्या, कभी कभी हम क्वेश्चंस जो ना टैग्स एंड पे जाके ऐड करते हैं, और कभी कभी हम स्टेटमेंट को क्वेश्चन बना देते हैं व्हाइल वी आर स्पीकिंग। समटाइम्स वी जस्ट यूज अ स्टेटमेंट बट वी use the tone of an interrogative sentence। वो किस तरह से है ये देखें कि देखिए, आई एम योर एनिमी। अब देखिए, अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन देखें, दैट सीम्स टू बी अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, बट जस्ट बाय द एडिशन ऑफ द इंट्रोगेटिव टोन वी मेक इट अ क्वेश्चन। इसको कह देते हैं डिक्लेरेटिव क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन की अलग से कोई टाइप नहीं है। और फॉर्मल जो इंग्लिश है उसमें हम पूरे पूरे क्वेश्चन को यूज करते हैं। जैसे एम आई योर एनिमी, यानी इन्वर्शन इसकी, वो जो अंदर वर्ब है उसको हम स्टार्ट में यूज करते हैं, लिंकिंग वर्ब को स्टार्ट में यूज कर देते हैं। लेकिन बहरहाल है ये कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, टोन ने इसको भी क्वेश्चन बना दिया। अच्छा, एक तो ये कि इस तरह से हम क्वेश्चन बना लेते हैं। एक इसका मैं लिख देता हूँ, क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव क्वेश्चन। क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो जो डिक्लेरेटिव मूड था, सेंटेंस तो उसी तरह का ही है, आई एम योर एनिमी, लेकिन वो क्वेश्चन की टोन की वजह से ये क्वेश्चन बना है, इसको डिक्लेरेटिव क्वेश्चन कहते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि जो एंड पे जाकर टैग की तरह से यूज किए जाते हैं। जैसे यू आर अ डॉक्टर, चलो डॉक ही लिख दे, यू आर डॉक। आंच, अब ये भी स्टार्ट में तो हमने एक वो स्टेटमेंट ही यूज की है, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया इसे, कि स्टेटमेंट बनाने के बाद हमने एक टैग साथ लगा दिया, जिसकी वजह से हम उस टैग को कहते हैं टैग क्वेश्चन। यानी टैग की तरह का क्वेश्चन है, लेकिन याद रखें whenever you use it, it is mostly used as just a phrase that confirms something। जो कोई चीज़ सिर्फ हम confirm करने के लिए यूज करते हैं। in the real sense of the sentence it's not a question। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप सीए के स्टूडेंट्स नहीं हैं। अब आप सीए के स्टूडेंट्स हैं तो मैं कह रहा हूँ, तो पता है मुझे, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये जो ना आंच यू, ये आप यूज करते हैं, और इसकी ट्यून जो होती है ये क्वेश्चन वाली नहीं होती। इसमें हम फॉलिंग ट्यून यूज करते हैं। फॉलिंग, वो नीचे गिरती है ट्यून आके। किस तरह से, अगर आप कहते हैं ना, ये देखें गलत ट्यून जो है ना, ये राइजिंग ट्यून, अगर वो आप यूज करते हैं वो किस तरह होगी, यू आर अ डॉग आंट यू। लेकिन जब आपने कहा आंट यू, दैट बिकम्स अ क्वेश्चन। ये राइजिंग ट्यून है, आंट यू।
यू तक वो क्वेश्चन बनता चला जाता है, बट वी आर टू प्रोनाउंस इट एज इफ इट वर नॉट अ क्वेश्चन। किस तरह से यूज करेंगे? फॉलोइंग ट्यून में, यू आर डॉग आंट यू, आंट यू। ये आप में से कोई स्टूडेंट मुझे ये फॉलोइंग ट्यून में कौन प्रोनाउंस करेगा जिस तरह मैंने किया है? फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यस, चिन अप प्लीज। कर लो, कुछ नहीं होता। ये कौन सा टेस्ट हो रहा है? डर गए वैसे ही। अहमद रजा, ऐसा बड़े क्वेश्चन है रोजाना, कभी कभी वो मेरे क्वेश्चन पे भी बताओ कुछ। राफिया किधर है? राफिया, यस प्लीज रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। ये होता है हौसला। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यस राफिया बेटा। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम जी। You are a dog, aren't you? अच्छा, इसमें बेटा ये एक दो चीज़ें देखिए। एक तो ये है कि जो लिखा होता है ना उसको हम उसी तरह से ही प्रोनाउंस करते हैं। ये कर दूं थोड़ा सा, ये पता नहीं अजीब गड़बड़ सी हो। अच्छा जी, एक तो पहली बात ये है, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो आंट, आंट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, जब हम कहते हैं आंट यू, जब यू पे हमारा जोर लगता है ना, तो यू का मतलब होता है ये ट्यून जो इस तरह राइज करती चली जाती है ऊपर को। देखें, इसको फील कर सकते हैं। ये जो जितने पोलर क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें हमारी ट्यून राइज कर रही होती है। किस तरह से? जैसे आर यू अ डॉक्टर, देखें डॉक्टर, वो जा रहे आर यू डॉक्टर, ऐसा नहीं। इसको हमने जो ना फॉलोइंग ट्यून में, ये जो हमारे नॉन पोलर क्वेश्चन होते हैं ना इनको हम फॉलोइंग ट्यून में प्रोनाउंस करते हैं। वो किस तरह से होते हैं कि आप जब कहते हैं कि व्हाई आर यू सो सैड, देखें व्हाई आर यू सो सैड, ये नहीं व्हाई आर यू सो सैड, ये नहीं हम कहते, ये राइजिंग बन जाएगी। तो टैग क्वेश्चन में भी इसको हमने फॉलोइंग ट्यून में, ये देखिए यू आर डॉग आंट यू, आंट यू। ये सराफिया दोबारा जरा प्रोनाउंस करवा। यस राफिया बेटे किधर चले गए हूँ? यस, यस। You are a dog, aren't you? ये देखे ना, अब यू पे ना जब आप यू कहते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे ट्यून राइज कर रही है। देखें, मैं आपकी तरह कहता हूँ, देखना आप फील करेंगे ये ट्यून के साथ राइज कर रहा है। देखें आंट यू, यू पे जोर लगता है, इस तरह नहीं करना, यू पे जोर नहीं, ये है आंट यू। कैसे? Aren't you? आंट, Aren't you? आंट यू। दोबारा, Aren't you? हाँ, यू पे, Aren't you? गुड, यू पे जो है ना इसको फॉल करना चाहिए, ये राइज ना करें। अच्छा जी, ये हो गया। जब टैग क्वेश्चन होंगे तो हम वहाँ भी होते, तो ये भी क्वेश्चंस हैं, सॉरी ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है इनके एंड पे भी, लेकिन ये वाले जो इनको हम क्वेश्चंस नहीं कहते, ये होते नहीं क्वेश्चन, बस एक नाम है, टैग क्वेश्चन इसे कह दिया जाता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन उसका आंसर हम डिमांड नहीं कर रहे होते। देखिए, अब मैं आपसे बात करते हुए अगर ये कहूँ, तो देखिए कुछ दो तीन स्टूडेंट कहते हैं सर हमसे तो पढ़ा ही नहीं जाता, हम नहीं इतना जी क्लास भी पढ़ें बाद में भी पढ़ें तो बड़ा मुश्किल है जी, वो QMT भी पढ़ें, IT भी पढ़ें, इंग्लिश भी पढ़ें, BC भी पढ़ें, मुझसे सारी इतनी मेहनत नहीं होती। अच्छा, अब मैं अगर ये बातें सुन के सारी क्लास को फिर अटेंटिव करके जब ये कहता हूँ ना कि आप लोग अगर पढ़ नहीं सकते तो क्यों CA कर रहे हैं? अच्छा, अब ये अगर इसका मतलब ये हो कि मैंने क्वेश्चन का आंसर आपसे डिमांड किया है तो इतने लोगों का आंसर मैं कैसे सुन सकता हूँ? अगर सारे बोलना शुरू कर दें पॉसिबल नहीं है। कुछ क्वेश्चन होते हैं सिर्फ अटेंशन कैच करने के लिए, इन्हें हम कहते हैं रिटोरिक क्वेश्चंस। रिटोरिक, ये तो था ना, ये टैग क्वेश्चन है। एक है रिटोरिक क्वेश्चन, वो क्या है? ये देखिए,
रिटोरिक, रिटोरिक जो होता है ना, ये सिर्फ अटेंशन कैच करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, और स्पीकर जो होता है ये इसका आंसर डिमांड नहीं करता, आंसर इसने खुद देना होता है इसका। एनीवे, तो ये कुछ क्वेश्चन के बारे में बातें थी। तो क्वेश्चन हो गए, उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम कोई कमांड्स देते हैं। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, एक्सक्लेमेटरी मूड जिसे हम कहते हैं, इसमें हम कुछ सरप्राइज, शॉक, डिसबिलीफ ये शो करते हैं। और फिर कोई विश या डिज़ायर अगर हम शो करते हैं, दैट बिकम्स एन ऑप्टेटिव मूड और द ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब है, आज यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर हम सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करें तो उनके की फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है, दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगे वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। देन सेकेंडली, दे ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड पे या कोई फुल स्टॉप होगा या क्वेश्चन मार्क होगा या एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, इनमें से कुछ ना कुछ जरूर होगा। फिर a sentence can contain any number of words but longer sentences need more skill in their construction। अब सेंटेंस में जितने भी आप वर्ड्स लिख लें, लेकिन उनमें ये देखना होता है कि एटलीस्ट भी हम कोई ना कोई नंबर ऑफ वर्ड्स जो है ना इसको डिटरमिन कर लें, और मैक्सिमम कितने वर्ड्स लिखने हैं वो भी हम डिटरमिन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। यस, आप लोगों का क्या ख्याल है कि एक सेंटेंस में एटलीस्ट कितने वर्ड्स होने चाहिए? यस, एटलीस्ट कितने वर्ड्स हों? यस, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर एटलीस्ट 3 वर्ड्स होने चाहिए सेंटेंस में। वेरी गुड। वैसे दो वाला सेंटेंस भी होता है? नो सर, उसका मीनिंग पे प्रॉपर नहीं बनेगा। बन जाता है, आई स्लीप, आई स्लेप्ट, आई स्माइल, सेंटेंस बन जाता है। क्या ख्याल है, बन गया या नहीं? यस सर। अच्छा, यस सर। बन जाता है ना दो वाला भी? यस अच्छा, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? सर, मैक्सिमम जितने मर्जी कर लें आप। नहीं, मैक्सिमम बेटा जितने मर्जी नहीं करने, इसकी भी लिमिट है। इसमें अच्छा सेंटेंस जो है, पहले जो ये टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। होता ये कि समटाइम्स आप कोई आजकल जो बात चल रही होती है ना, आगे से आगे सिंप्लीफिकेशन आती है लैंग्वेज में। आप अपनी उर्दू लैंग्वेज भी देख लेंगे जो पुरानी थी ना, अब गालिब के दौर की, मीर तकी मीर और उस साल के जो लोग थे उस वक्त के, वो कई दफ़ा वर्ड्स उनको समझना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब क्या है कि अब जो कुछ हम बोल रहे हैं वो हमें ईजी लगता है। तो इस तरह से ना लैंग्वेज में चेंजेस आती रहती हैं, तो लोग अपनी सहूलत के लिए चीज़ों को चेंज कर लेते हैं। तो इसी तरह से एक वक्त था कि मर्फी जो है ना, मर्फी की बुक थी, हर्टा ए मर्फी, अमेरिकन बुक थी। उसमें रूल ये लिखा गया था कि आप एक सेंटेंस जो बनाते हैं ना, वो 3 to 30 वर्ड्स का होना चाहिए। लेकिन वो चीज़ें अब पुरानी होगी, हालांकि हमने वो पढ़ाई हुई हैं। अब क्या है कि वक्त के साथ साथ चेंजेस आती हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस लोग नहीं पसंद करते, ज़रा मुनासिब सा उसका साइज़ हो सेंटेंस का, तो उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। उसमें अब ये है, ये आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक में मौजूद भी है कि आपका एक सेंटेंस जो है वो 15 वर्ड्स तक एक अच्छा सेंटेंस है, 15 वर्ड्स तक। और अगर उसमें आप समझते हैं कि इट वाज हार्ड फॉर यू टू कंक्लूड इन दैट सेंटेंस और टू मेक द प्रॉपर सेंस इन दैट सेंटेंस, अगर उसमें वो बात पूरी नहीं हुई, उस सूरत में यू कैन गो अप टू 20 वर्ड्स, but no more than 20. If you want to exceed 20 words, then you must break the sentence into two. एक की बजाय फिर दो सेंटेंसेस कर लें अगर 20 से ऊपर जा रहा। ये हमने इसको देखना है, ये हमारे लिए अच्छा है कि अच्छी राइटिंग के रूल्स में ये शामिल है। Then, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पहले हमने देखे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होते हैं जब हम मीनिंग को देख के कोई बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं इसमें अब मीनिंग की बात नहीं, हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन, किस कंस्ट्रक्शन में कितने पार्ट्स यूज हुए हैं, पार्ट्स देख देख के बात करते हैं। सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं
ये एक सीरीज है स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स की. ईच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज बिल्ट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ स्पीच. बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम लेते हैं दैट वर डिस्क्राइब प्रीवियसली. These standard components are as follows. वो क्या क्या है? अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट तो कहीं नहीं था, वर्ब हमने उधर से जरूर लिया हुआ है, लेकिन इसको अब हम मीनिंग के बजाय हम सिर्फ इसको कंस्ट्रक्शन में चेक करते हैं कि ये एक सेंटेंस के पार्ट के तौर पे यूज कैसे होगा. अच्छा, सब्जेक्ट क्या है? वो वही है जो हमने पहले बात की थी कि वहां पे मैंने आपसे ये कहा था कि व्हेन ही रोट अबाउट द सेंटेंस, ही रोट अबाउट द प्रेडिकेट बट ही डिडंट मेंशन व्हाट अ सब्जेक्ट इज, what its definition should be. वो वहां पे नहीं था. अब सब्जेक्ट क्या है? अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज. एक वर्ड भी हो सकता है, एक नाउन सब्जेक्ट बन जाएगा, या फिर प्रोनाउन होगा कोई एक, या फिर नाउन फ्रेज होगी. नाउन फ्रेज जो होती है वो एक वर्ड से ज्यादा वर्ड जहां बन जाते हैं. नाउन आप वही बताना चाह रहे होते हैं लेकिन उसके साथ मॉडिफायर्स आ जाते हैं. मॉडिफायर्स क्या होते हैं कि जो किसी भी वर्ड के साथ हम उसको उसका मीनिंग इन्हांस करने के लिए, मीनिंग को ज़्यादा क्लियर करने के लिए, उसमें कुछ ऐड करने के लिए, या उसमें से कुछ चीज़ अंदर से हम क्या होता है वो ख़त्म करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं दैट बिकम्स अ मॉडिफायर. अच्छा, अब एक नाउन के साथ मॉडिफायर क्या है? आपने कहा चेयर. अब एक चेयर की बात आप करते हैं, चेयर के साथ आपने लगा दिया अ चेयर. ए का वर्ड जो है ये साथ मॉडिफायर है, वर्ड्स दो हो गए, चीज़ तो वही चेयर ही है. तो चेयर की जब आप बात करेंगे तो अ चेयर कहने से वो एक फ्रेज बन जाएगी. अ नीट एंड क्लीन चेयर, अ ब्लैक चेयर, अ ब्लैक एंड वाइट चेयर. अब कुछ भी कहेंगे, ये फ्रेज तो है, हेड वर्ड इसके अंदर वो चेयर ही है, बात हम चेयर की ही कर रहे हैं, इसलिए बाकी इसके साथ मॉडिफायर्स हैं, वो मॉडिफायर साथ मिलते हैं तो ये एक फ्रेज बन जाती है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ अ नाउन. अब नाउन फ्रेज क्या है कि वो सारे मिलके काम तो एक नाउन का ही कर रहे हैं. देखिए आप कहते हैं स्विच ऑन द फैन. अब द फैन दी आर्टिकल आपने साथ यूज किया हुआ है, इसी के साथ इस तरह से आप अगर आप कह देते हैं कि स्विच ऑन द न्यू फैन. अब न्यू लगाने से बात तो फैन की ही हो रही है, तो वो जो आपका पूरी ये फ्रेज है ना, द न्यू फैन, तीनों मिलके भी असल में वो नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. The subject either indicates what the sentence is about or who or what is performing an action. ये बड़ी लिमिटेड सी इसकी डेफिनेशन है. डेफिनेशन जो हमने अपने तौर पे बनाई है ना, कि जो एक सेंटेंस में डूअर या बियर होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा. वर्ब क्या है? Verb phrase is a wider term than verb and this will be used in the rest of this text. इस टेक्स्ट में ज्यादा जो यूज हुआ है वो वर्ब फ्रेज की टर्म यूज हुई है. वर्ब फ्रेज क्या होती है कि जस्ट अ मिनट, इस वर्ब फ्रेज में जस्ट अ मिनट प्लीज. यस, जिस तरह हमने कहा कि एक नाउन आप यूज करते हैं, नाउन के साथ कुछ मॉडिफायर्स आ जाते हैं, यानी नाउन के साथ जो और वर्ड्स आएंगे उन वर्ड्स की वजह से ये बन जाता है नाउन फ्रेज. इसी तरह से अगर वर्ब के साथ आप और वर्ड्स यूज करेंगे that will also become a verb phrase. A verb phrase इसने कहा कि verb phrase की टर्म ज्यादा वाइड है. किस वजह से वाइड से मुराद ये है कि देखिए वर्ब जो होता है, वर्ब तो जस्ट इतना है कि ईट, ड्रिंक, लेकिन आप देखते हैं जब आप सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो ईट या ड्रिंक तो नहीं हर सेंटेंस में यूज होता. कहीं पे एम ईटिंग, कहीं वॉज ईटिंग, कहीं विल बी ईटिंग, कहीं शैल बी ईटिंग, कहीं हैज ईटन, इस तरह से वर्ब यूज होता है. तो ये जो हेल्पिंग वर्ब साथ मिल जाते हैं ना, ये चीजें मिल के वर्ब के साथ वर्ब को बना देती हैं वर्ब फ्रेज. तो वर्ब फ्रेज जो है ना, ये ज्यादा वाइडर टर्म इसलिए है, इसको आप यूं समझें कि अभी टेंसेस की बात जो है ना वो
प्रॉपर जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ तो फिर करेंगे। अभी सिर्फ इतना बता दूं कि जैसे हम कहते हैं ये 12 टेंसेज हैं। अब जो 12 टेंसेज हैं उनमें बेसिकली टेंसेज तो 3 ही हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस तो इसका नाम है, टेंस तो टाइम को कहते हैं, वो प्रेजेंट का टाइम है, पास्ट का है और फ्यूचर का है। बाकी चीज़ें जो आ जाती हैं अंदर वो आ जाते हैं कुछ जिन्हें हम कहते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ब। वर्ब या तो टेंस शो करेगा, समटाइम्स टेंस के साथ साथ एस्पेक्ट भी शो करेगा, वो अगली बात हम फिर करेंगे इसकी। अच्छा, अब वो जो वर्ब है सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इनमें भी सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ वर्ब यूज होता है। किस तरह से? आप कहते हैं कि आई स्पीक इंग्लिश, स्पीक वर्ब स्पीक सिर्फ एक वर्ड के साथ आपने शो कर दिया। उधर अगर आप पास्ट में चले जाएं तो आई स्पोक इंग्लिश, आपने पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज कर दी, पास्ट फॉर्म यूज कर दी। लेकिन इन दो टेंसेस के अलावा आप कहीं भी किसी एक वर्ब के साथ कोई टेंस नहीं बनाते। हर एक में आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। इवन प्रेजेंट डेफिनेट की ही हम बात कर रहे हैं, इसमें नेगेटिव सेंटेंस में जाए वहां भी आप डू यूज करेंगे तो फिर नेगेटिव में जाएंगे। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में जाएंगे तो इज एम आर में से कुछ ना कुछ आप साथ यूज करेंगे, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, वो मिलके एक फ्रेज बनेगी, उसे हम यूज करेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वर्ब फ्रेज की टर्म जो है ना वो ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर यूज ही वर्ब फ्रेज हो रही, वर्ब तो कम यूज हो रहा है। दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस आइडेंटिफाइज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, या एक्शन है या स्टेट ऑफ बीइंग है, या डूइंग या बीइंग। द वर्ब फ्रेज इज ऑल्सो नोन एज द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। तो वर्ब फ्रेज जो होती है इसको हम सेंटेंस का प्रेडिकेट भी कहते हैं। प्रेडिकेट मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रेडिकेट तो बेसिकली है ही वर्ब, बाकी चीज़ें तो एक्स्ट्रा होती हैं, वो मिलके प्रेडिकेट का पार्ट बन जाती हैं। कि प्रेडिकेट में हम कहते हैं कि एक वर्ब है जी, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है, और ये चीज़ ये जो जो कुछ भी हम यूज़ करते जाएंगे वो एक्चुअली प्रेडिकेट के डिफरेंट पार्ट्स बनते जाएंगे। है बेसिकली वर्ब ही प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गया, इसके बाद तीसरा कंपोनेंट जो डिस्कस हुआ है यहाँ पे वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। वही जो चीज सब्जेक्ट बन सकती है वही चीज उसी तरह की, उसी ग्रामेटिकल फॉर्म की वो ऑब्जेक्ट भी बनती है, क्योंकि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है। तो वही नाउन है, प्रोनाउन है या नाउन फ्रेज है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ नाउन। वो वर्ड्स जो मिलके एक नाउन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट एक वर्ड हो या ज्यादा वर्ड्स हो, यानी वर्ड हो या फ्रेज हो, अगर वो किसी एक्शन को रिसीव कर ले तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट है। The object indicates who or what is receiving an action. देखें, कोई भी ट्रांसिटिव वर्ब जब हम यूज करेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद अगर what या who का आंसर डिमांड किया जाए तो वो आंसर जो होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। किस तरह से? आप कहते हैं आई बॉट what, I met whom, who did you met, किससे आपकी मुलाकात हुई। इस तरह से यूज करना इसको। एडवर्बियल, a single word or group of words that functions as an adverb। अच्छा, ये यहाँ पे a single word or group of words that functions, ये functions यानी हम words की वजह से कोई verb नहीं यूज कर रहे। जब सिंगल वर्ड की बात है वो तो वहीं पे खत्म हो जाती है। याद रखें, किसी भी सेंटेंस में जिसमें और या नोर आ जाए तो हम उसको वहां तक डिलीट करके बाकी को देखते हैं कि बाकी क्या सब्जेक्ट बचता है, उस सब्जेक्ट का वर्ब हम यूज करते हैं। फिर अब ये बचता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब। एडवर्बियल, देखिए एक है वर्ड एडवर्ब, एक है एडवर्बियल। एडवर्ब जो होता है ना ये वो है जो प्योरली एडवर्ब ही होता है, लेकिन एडवर्ब्स वो होते हैं जो बेसिक एडवर्बियल्स वो होते हैं जो बेसिकली एडवर्ब्स नहीं होते, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो मिलके एडवर्ब का काम कर जाते हैं। अब देखें,
एक है टीचर। टीचर क्वालिफाइड टीचर है, काम तो लेकिन टीचिंग का है, वही वो करता है। अब एक स्टूडेंट कुछ देर के लिए, टीचर कहता है उसे कि भी मैं थोड़ी देर के लिए ना बाहर जा रहा हूँ, आप ये एक दो चीज़ें जो सीनियर आपका स्टूडेंट, मेरा हमारा कोई सीनियर स्टूडेंट आपसे सीनियर हो, तो वो क्या करता है, उसे हम कह देते हैं भी ये चीज़ आप बच्चों को बता दें। अब देखिए वो टीचर नहीं है लेकिन टीचर का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एडवर्ब तो इस तरह से है कि आप कहते हैं आई रोट द लेटर लेजीली, सुस्ती के साथ लिखा हुआ, दिल नहीं चाह रहा था, बस करके बड़ी मुश्किल से लिख दिया। ये है आई रोट द लेटर लेजीली। अच्छा, ये तो आपने कर दिया, एडवर्ब लेजीली यूज कर दिया, लेकिन अब लेजीली एडवर्ब है, इस लेजीली की को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसकी जगह पे लिख देते हैं कि आई रोट द लेटर इन अ लेजी मूड। अब इसमें इन अ लेजी मूड, इनमें से एडवर्ब एक भी वर्ड नहीं है। इन प्रपोजिशन है, ए डिटर्मिनर है, लेजी एडजेक्टिव है और मूड नाउन है, लेकिन यूज कहाँ पे हुआ है, लेजीली की जगह पे। जहाँ एडवर्ब यूज हुआ है उसकी जगह पे जो वर्ड्स यूज होंगे, ये देखें क्या लिखा हुआ है, अ सिंगल वर्ड। वैसे तो ये कि एक सिंगल वर्ड हो तो वो तो एडवर्ब होता ही है, लेकिन वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एडवर्ब का काम करे उसे हम कह देते हैं एडवर्बियल। इस वजह से, क्योंकि एडवर्ब्स थोड़े हैं, एडवर्बियल्स बहुत ज़्यादा हैं, एडवर्बियल की टर्म ज़्यादा यूज़ की जाती है, एडवर्ब की टर्म अब कम यूज़ होती है। रीज़न क्या है कि एडवर्ब कम है, एडवर्बियल्स बहुत सारे बन जाते हैं। देखें अब लेजीली की जगह पे, अब लेजीली तो एक ही एडवर्ब है, उधर आपने कहा इन अ लेजी मूड, फिर आपने कहा इन अ लेजी वे, फिर कहा इन अ लेजी स्टाइल। अब ये देखो तीन सेंटेंस, तीन फ्रेजेस आपने यूज कर ली वो लेजीली की जगह पे। तो लेजीली की जगह पे अगर आप कहते हैं जी लेजीली का भी तो सिनोनिम हो सकता है, आप कहते हैं स्लगिशली, तो स्लगिशली पे फिर जाके वो तीनों निकल आने, इन अ स्लगिश मूड, इन अ स्लगिश मैनर, इस तरह के वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो ज्यादा बन जाते हैं एक से। तो इस वजह से एडवर्बियल की टर्म भी, जिस तरह से पीछे हमने कहा ना कि वर्ब की बजाय वर्ब फ्रेज की टर्म कॉमन ज्यादा है, इसी तरह से एडवर्ब की बजाय एडवर्बियल की टर्म ज्यादा कॉमन है। ऑल्सो नोन एज एन अजंक्ट, इसको अजंक्ट भी कहा जाता है एडवर्बियल को। अच्छा, उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अ वर्ड और फ्रेज दैट टेक्स द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद सर्टेन वर्ब्स, फॉर एग्जांपल बी सीन्स टेस्ट्स। ये जरा एम्बिगुअस किस्म की डेफिनेशन लिखी है, मैं आपको इजी बताता हूँ। वर्ब्स हमने कहा था या डूइंग शो करते हैं या बीइंग। डूइंग वालों को अलग कर दें, बीइंग वालों को ले आए। डूइंग में तो हमने कहा था कुछ वर्ब्स ट्रांसिटिव होते हैं, कुछ इनट्रांसिटिव होते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब्स वो हैं डूइंग में जो व्हाट या हु का आंसर डिमांड करते हैं, लेकिन इनट्रांसिटिव वर्ब्स वो हैं जो व्हाट या हु का आंसर डिमांड नहीं करते। डिमांड करने वाले जैसे आई ब्रोक व्हाट, वहां को बताना पड़ता है। लेकिन जब आपने कहा कि माय फ्रेंड स्लेप्ट, सो गया, अब व्हाट या हु का कोई आंसर नहीं है, यहाँ पे डिमांड नहीं है। अच्छा, ये हो गए डूइंग वाले। फिर आ जाते हैं बीइंग। जो बीइंग वर्ब्स हैं, अगर बीइंग वर्ब्स आप यूज करेंगे और बीइंग के बाद व्हाट या हु डिमांड करेंगे, तो बीइंग के बाद जो व्हाट या हु का आंसर होगा दैट वुड बिकम द कॉम्प्लीमेंट, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अगर डूइंग वर्ब के बाद व्हाट या हु का आंसर हो तो वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर बीइंग वर्ब के बाद व्हाट या हु का आंसर होगा तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। आई थिंक समझ तो आपको आई होगी। चलें आप थोड़ा सा यहीं पे ना रुके, क्योंकि ग्रामर जो है ना इतनी आपने नहीं पढ़ी होती, हमें इसका अंदाज़ा है कि ये ग्रामर जो है ना थोड़ी सी होती है आपके लिए टफ है, लेकिन इंटरेस्ट लेके पढ़े तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। जी बेटा, आप में से कौन बताएगा कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है? ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, मेक अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू। यस,
राबिया से पूछना पड़ेगा। यस राबिया बेटा बताओ। कोई नहीं, शेयरिंग ही है, कुछ नहीं होता। बस ये कि कुछ ना कुछ बताएं जरूर कि आपको क्या समझ आएगी। हाँ राबिया, मैं शायद क्या बैठूँ, राफिया। यस, वेरी गुड। जी राफिया बेटे, क्या डिफरेंस बता रहे सर हैं? जी आपने ये बताया है कि जो वर्क्स होते हैं जो व्हाट और होम्स का आंसर डिमांड करते हैं, उनके बाद जो आते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट कहते हैं, और अच्छा, वो ये जो इनकी, व्हाट और होम का आंसर डिमांड नहीं करते जी उनके बाद जो वर्ड्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, आई जी थिंक बेटे, सो। ये नहीं था, वो थोड़ा सा मेरा हाल शायद समझने में गलती होगी। कोई बात नहीं, देखें मैंने ये कहा था कि या डूइंग वर्ब्स हैं या बीइंग वर्ब्स हैं। डूइंग में दो तरह के हैं। डूइंग में कुछ तो व्हाट और हु का आंसर डिमांड करते हैं, कुछ नहीं करते। जो व्हाट या हु का आंसर डिमांड करेंगे उन्हें हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स, और जो नहीं करते उन्हें हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स। लेकिन ये तो होगी बात डूइंग की अलग बात है। उसके बाद है बीइंग। बीइंग में हम ये समझते हैं कि बीइंग के बाद अगर बीइंग वर्ब यूज हुआ, व्हाट या हु का आंसर जो भी आएगा वो कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक है, ये राफिया समझ आई आपको? यस सर। क्या बोला, क्या कहा मैंने, रिपीट कर दो जरा। आपने कहा है कि बीइंग के बाद जो वर्ब्स यूज होंगे व्हाट और होम के आंसर्स में उन्हें कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। हाँ, जो डूइंग वर्ब्स के बाद व्हाट और हु का आंसर है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और बीइंग वर्ब के बाद जो व्हाट या हु का आंसर आएगा दैट वुड बिकम अ कॉम्प्लीमेंट। किस तरह, इसकी कोई एग्जांपल देंगे आप? बीइंग वर्ब के बाद व्हाट या हु का आंसर किस तरह आता सर अभी माइंड में नहीं आ रही। है? ओके चले मैं बताता हूँ। देखिए बीइंग वर्ब्स जो है इसको अब ऑफ कर लें अपने। यस जी, बीइंग वर्ब्स हैं। देखिए आपने बी यूज किया, आपने कहा कि माय फादर इज, मैं कहता हूँ व्हाट, आप कहते हैं अ बिजनेस पर्सन, अ डॉक्टर, अ टीचर, एन इंजीनियर। ये व्हाट या हु का आंसर आप यहाँ पे दे रहे हैं। आप देखें, इट इज, मैं इट इज पे रुक जाऊं, आप कहते हु, इट इज आई, इट इज दे, इस तरह यूज करते हैं इसको। तो व्हाट या हु का जो आंसर बीइंग वर्ब्स के बाद होगा उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और वो कॉम्प्लीमेंट जो है उसे हम कहते हैं कि ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, इसलिए उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट, हाँ ये कॉम्प्लीमेंट के स्टार्ट से मैं पढ़ रहा हूँ फिर। अ वर्ड और फ्रेज दैट टेक्स द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद सर्टेन वर्ब्स, फॉर एग्जांपल बी, सीम्स, टेस्ट। ये कुछ वर्ब्स जो है ना, एक तो है बी वर्ब। कुछ वर्ब्स बी तो नहीं होते लेकिन बी की सेंस में यूज हो जाते हैं। किस तरह से कि जो इनके बाद आप जिसे वर्ड्स को यूज कर रहे होते हैं ना, वो सब्जेक्ट के साथ मिलके एक ही चीज बना देते हैं। देखिए एक चीज कैसे बन जाती है। एक है बी के साथ, देखें पहले कि अली इज, आप कहते हैं व्हाट, अली इज बिजी, अली इज बिजी आपने यूज किया। अच्छा, उसके बाद इसी तरह से सॉरी पास्ट में भी एक फॉर्म इसकी और भी यूज कर लेते हैं। फिर दूसरी तरफ अली वॉज एबसेंट, अली वॉज एबसेंट आपने यूज कर दिया। अच्छा, अब एबसेंट आप उसे कह रहे हैं कि अली वॉज एबसेंट, ये इज या वॉज ये बी की ही फॉर्म्स हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो वो बी तो नहीं होते लेकिन बी की सेंस में यूज हो रहे होते हैं। अब देखें इन वर्ब्स को हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स।
किस वजह से लिंकिंग वर्ब्स इन्हें कहते हैं कि ये वर्ब्स एक्चुअली सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आपस में लिंक कर देते हैं, लिंक बना देते हैं इनका आपस में। तो अली और बिजी एक ही पर्सन के लिए दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, और अली और एब्सेंट एक ही पर्सन के लिए दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं। आगे हम क्या करते हैं कि अली स्टूड फर्स्ट, अली फर्स्ट आया। अब स्टूड तो बी नहीं है, लेकिन ये सेंस जो है ना वो वही बी वाली सेंस है कि स्टूड को अगर आप निकाल दें, अली और फर्स्ट एक ही पर्सन के लिए वर्ड्स यूज हो रहे हैं। आप कहते हैं कि हुज फर्स्ट इन द रैंकिंग, अली। अब हु का आंसर अली, हुई का आंसर फर्स्ट। तो अली और फर्स्ट मिलके एक ही आदमी है। इस स्टूड को भी हमने यूज कर लिया। फिर इसी तरह से द प्लान proved tough, द प्लान प्रूव टफ। अब देखो प्रूव तो बी नहीं है बाहर, लेकिन टफ क्या चीज है? व्हाट इज टफ? द प्लान। चीज तो वही बन जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि बी के सेंस में जो वर्ड्स यूज होंगे उन्हें भी हम यही कहेंगे कि ये लिंकिंग वर्ब्स हैं, और इनके बाद जो कुछ आ रहा है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट को देखें कि कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या ये एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। हमने ये एडजेक्टिव्स यूज किए हुए हैं। नाउन किस तरह यूज होगा ये देखिए। अली इज अ डॉक्टर, यानी यहाँ पे हमने एक नाउन फ्रेज यूज की। नाउन या नाउन फ्रेज हमने पीछे पढ़ा है कि नाउन फ्रेज उसी को कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर जाए। तो अ डॉक्टर, ये हमने एक कॉम्प्लीमेंट यूज किया। ये नाउन है, नाउन फ्रेज है पूरी जो हम यूज कर रहे हैं। तो नाउन फ्रेज, डॉक्टर नाउन था, ए साथ लगा के हमने फ्रेज बना दी। तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे हमने यूज कर लिया, अली इज अ डॉक्टर। तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट, और इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस बुक में आगे जाके कहीं पे कोई शायद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का जिक्र हो, यहाँ तो कोई नहीं है। इसने सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। ये देखें, अ कॉम्प्लीमेंट इज यूजुअली, बल्कि लिखा ही नहीं हुआ, हाँ ये है, सॉरी ये वाला। देयर आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्स टू द ऑब्जेक्ट बट दीज आर क्वाइट रेयर। उसने कहा कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है, यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लेकिन कम है। मैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की भी आपको एग्जांपल दे दूं। इसमें तो हम बी वर्ब जो ना, बीइंग वाले वर्ब्स, उनको यूज करके उसके बाद हमने कोई कॉम्प्लीमेंट यूज किया, और उसका ताल्लुक हमने सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया। किस तरह से? अली इज अ डॉक्टर, अली सब्जेक्ट है, डॉक्टर उसका कॉम्प्लीमेंट है। अली और डॉक्टर को मिला के हमने एक पर्सन बना दिया। तो ये तो बन गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट जो था ये सब्जेक्ट को ही जाके इसने कंप्लीट किया। कॉम्प्लीमेंट मींस कंप्लीटर, ये कंप्लीट करने वाला होता है। देखिए अली इज पे तो हम नहीं रुक सकते। अली इज व्हाट, कंप्लीट करने के लिए अ डॉक्टर लगाना पड़ा, तो अली के लिए कॉम्प्लीमेंट डॉक्टर था। अब ये बीइंग वर्ब्स में हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा। एक है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए वर्ब्स जो होंगे, वर्ब्स वो डूइंग वर्ब्स यूज होंगे। अब बीइंग वर्ब यूज नहीं होगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए बीइंग वर्ब, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए डूइंग वर्ब। किस तरह से? ये देखिए, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डूइंग वर्ब्स। डूइंग वर्ब्स इनमें आप यूज करेंगे।
अब डूइंग वर्ब्स किस तरह यूज होते हैं कि द टीचर कॉल्ड अस। अब देखिए, टीचर ने हमें कहा। अब इसमें बीइंग वर्ब हमने यूज नहीं किया, हमने डूइंग वर्ब यूज किया। ये डूइंग शो कर रहा है और आगे ऑब्जेक्ट है अस। कॉल का एक्शन रिसीव करने वाले हम हैं। द टीचर कॉल्ड अस, क्या कहा? कॉल्ड अस लेजी। टीचर ने हमें सुस्त कहा। अब देखें, उधर हमने ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ अली इज अ डॉक्टर। अ डॉक्टर देखें मैंने एरो बनाया था अली की तरफ। डॉक्टर कौन है? अली। लेजी कौन है? डेफिनेटली वी आर टॉकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट नाउ। ये लेजी का वर्ड टीचर की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि लेजी का वर्ड ये अस की तरफ जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट के लिए हमने कॉम्प्लीमेंट यूज किया है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। होगा कॉम्प्लीमेंट में वही नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव यूज वही होने। लेकिन अब हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये लेजी कौन है? हमने कहा अस। और अस क्या है? अस ऑब्जेक्ट है जिसने एक्शन रिसीव किया था। इसी तरह से एक और एग्जांपल दे देता हूं कि द जज डिक्लेयर्ड असलम गिल्टी। अब ये गिल्टी कौन है? असलम। असलम क्या है? असलम ऑब्जेक्ट है। वर्ब कौन सा है? वो डूइंग वर्ब है। तो डूइंग वर्ब, फिर उसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ एक चीज वैसे ऐड कर दूं कि ऐसे वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज होता है, ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स। कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब, ये कौन सा वर्ब है? ट्रांसिटिव वर्ब होगा। ट्रांसिटिव वर्ब उसको हम कहते हैं जो व्हाट या हु का आंसर डिमांड करे। ये वो है ट्रांसिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यानी जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट आ जाए उसे हम कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। Then कॉम्प्लीमेंट, अब हमने ये कहा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। और यहाँ लिखा हुआ कॉम्प्लीमेंट इज यूजुअली एन एडजेक्टिव और अ नाउन। यूजुअली क्या होते यही है, या प्रोनाउन होगा जो तीसरी चीज इसमें ऐड हो सकती है, यानी नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। प्रोनाउन को भी बहुत सारी जगहों पे हम नाउन ही कंसिडर करते हैं, कोई अलग कोई चीज से कंसिडर नहीं किया जाता। अच्छा जी, ये अब आज सिर्फ इतनी सी हमने यहाँ पे फ्रेजेस एंड क्लोजेस ये देखना है कि फ्रेजेस क्या होती हैं और क्लोजेस क्या होती है। फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ना, वो ऐसे है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप यूज करते हैं। आगे से चाहिए था कि बता देता कि वो करता क्या है, फिर ताकि पता चल जाए कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स से क्या मुराद है। ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या एक नाउन के तौर पे फंक्शन परफॉर्म करेगा, या एडजेक्टिव बन जाएगा, या एडवर्ब बन जाएगा। चलें, बहरहाल यहाँ भी सिर्फ ये है फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है? सिंपली एक वर्ड के बजाय उसके साथ कोई मॉडिफायर्स यूज कर दें, तो वो जो साथ वर्ड्स ऐड होके एक से ज्यादा वर्ड्स को आप यूज करेंगे, वो फ्रेज बन जाएगी। जैसे मैंने फैन के बारे में कहा था, इफ यू से ओनली फैन, फैन इज अ वर्ड, बट व्हेन यू से अ फैन, ये एक फ्रेज बन गई, क्योंकि आप अब
एक वर्ड से एक्सीड कर गए, एक वर्ड से ज़्यादा जितने भी एक्सीड कर जाएं, लेकिन वो सब्जेक्ट या प्रेडिकेट वगैरह ना बन सके, ये ना समझ आए कि ये है क्या, वो फ्रेज ही रहेगी। फिर है क्लोज, a group of words containing a verb, a subject and perhaps an object. Clause सिंपली हमने जो कहा था कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट जिसमें होता है उसे हम एक क्लोज कह देते हैं। वो देखें, उसने कहा कि एक सब्जेक्ट एंड परहैप्स एन ऑब्जेक्ट। अब क्लोज किस तरह बनती है? इस सेंटेंस का एक पार्ट होता है, लाइक आप ये कहते हैं कि इफ यू गाइड अस वेल वी विल सक्सीड। इफ यू गाइड अस वेल, अब इसमें यू सब्जेक्ट है, गाइड अस वेल ये पूरा प्रेडिकेट है, तो सब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट भी है, लेकिन सेंटेंस का एक पार्ट है। फिर इसी तरह से वी विल सक्सीड, वी सब्जेक्ट और विल सक्सीड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट भी है, तो ये दो क्लोजेस हमने इकट्ठी यूज कर दी एक में। तो क्लोज सिंपली आपने यही समझना है कि जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, लेकिन ये एक सेंटेंस ना हो बल्कि सेंटेंस का एक पार्ट हो, तो इसे हम कहेंगे क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है? अ क्लोज दैट कंटेन्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज भी इसको कहते हैं और डिपेंडेंट क्लोज भी इसको कहते हैं, यानी ये डिपेंड कर रही होती है किसी मेन क्लोज पे। ये मेन क्लोज में जो कुछ आप बताएंगे ये उसके साथ आके उस मेन क्लोज का, उसके अंदर पाए जाने वाले किसी एक्शन का कोई टाइम बताएगी, उसकी प्लेस बताएगी, कोई मैनर बताएगी, इस तरह से कुछ ना कुछ इसने उसी को एक्सप्लेन करना, कोई कंडीशन बता देगी। अगर इफेक्ट मेन क्लोज के अंदर देखें, आपने कहा ये सेंटेंस जो भी मैंने प्रोनाउंस किया था कि इफ यू गाइड अस वेल वी विल सक्सीड। अब देखिए इफ यू गाइड अस वेल ये एक कंडीशन है, कंडीशन जो होती है ये हम यूज कर रहे हैं एज अ कॉज। मेन जो आपका सीम होता है वो इफेक्ट के अंदर होता है, इफेक्ट जो वो मेन क्लोज है। इफ लगाने से पूरी क्लोज डिपेंडेंट हो गई, सबऑर्डिनेट हो गई, ये उस पूरे पिछले सेंटेंस को वी विल सक्सीड, लेकिन पूरा सेंटेंस था असल में, लेकिन उसके साथ मिलके उसे भी एक क्लोज बना दिया और अपने आप को इसने सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लोज कर दिया। देखिए इस तरह आप कहते हैं कि आई शैल हेल्प यू व्हेन यू कम टू मी। अब व्हेन यू कम टू मी ये टाइम बताया आपने, ये व्हेन यू कम टू मी मेन चीज नहीं है, मेन ये है कि विल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, कब, वो आगे टाइम बता दिया। जैसे आप देखें टाइम के लिए जहां आपने ये कहना था कि इन द इवनिंग, आपने कहा व्हेन यू कम टू मी, ये पूरी एक क्लोज यूज करके आपने उसी एक्शन के साथ टाइम के तौर पे यूज किया इसको। A main clause can stand alone as a sentence. मेन क्लोज जो होती है अगर आप उसको अलग कर दें बाकियों से तो एक सेंटेंस की तरह से बन जाएगी, एक सेंटेंस बन जाएगा। देखिए जैसे आई विल सक्सीड, वी विल सक्सीड, ये पूरा एक सेंटेंस बन रहा है, लेकिन जब तक ये किसी सेंटेंस के अंदर सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ है या किसी दूसरी कोऑर्डिनेट क्लोज के साथ है, क्लोज बन के एक पार्ट ही रहेगी, सेंटेंस नहीं बनेगी। लेकिन जब आप इसको अलग करके सेंटेंस बनाना चाहेंगे बन जाएगी, लेकिन उस सूरत में फिर क्लोज नहीं कहेंगे, फिर ये सेंटेंस होगी। A main clause can stand alone as a sentence, whereas a subordinate clause would not do so in the context of the sentence. मेन क्लोज जो होती है वो एक सेंटेंस की तरह बन सकती है, लेकिन डिपेंडेंट क्लोज जो होती है वो सेंटेंस नहीं बनती। देखें व्हेन की जैसे मैंने एग्जांपल दी कि व्हेन यू कम टू मी। अब अगर मैं ये कहूँ कि व्हेन आई एंटर द क्लास टुमारो, अब उसके बाद मैं कहूँ ठीक है लिख लिया सेंटेंस, फुल स्टॉप लगा दें। अब सोचेंगे इसके बाद फुल स्टॉप कैसे होगा? When I enter the classroom tomorrow, जब मैं कल क्लास में दाखिल हूँगा। अब ये तो टाइम है किस चीज़ का, वो चीज़ कहाँ है कि फिर क्या होगा, एक्शन तो आगे आना चाहिए, अभी वो बाकी है। इस वजह से ये जो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोजेज होती हैं ये एज सेंटेंसेस स्टैंड नहीं कर सकती। That's it. It's enough for today. Now it's your turn to put questions if you people have got any. So if you put questions, I'll try to resolve the problems. Yes. Please raise your hands if you got any questions. Yes, Junaid. अस्सलाम। Walaikum assalam.
सर जो हमें क्वेश्चन आएंगे पेपर में उन्हें भी सर ऐसा पूछा जाएगा कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एडवर्बेबल क्या है? हाँ, अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में बताया था कि पेपर में क्वेश्चंस इतने नहीं पूछे जाते पार्ट स्पीच। ये सिर्फ हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं क्योंकि बुक के कंटेंट्स हैं, इस वजह से हमें ये करने पड़ते हैं। बुक में जो आपके स्टफ है ना, छोड़ना हमें कुछ नहीं, करना सारा है। लेकिन पेपर आपका जो इतनी ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर नहीं पूछी जाती। पेपर आपका बिल्कुल प्लेन होता है, उसमें मोस्टली सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आई कैप की वर्ड लिस्ट है, वो मैं आपको दूंगा। वो आपका ग्रुप भी मेरा हाल आई थिंक बना है, आपका ग्रुप या नहीं? व्हाट्सएप पे, क्या सर? व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है? यस सर, बना हुआ ग्रुप तो। हाँ ठीक है, वो मैं लिस्ट वहाँ भी शेयर कर दूंगा। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कब हमने स्टार्ट करनी, वो भी हमने करने हैं। वो उसमें से बहुत सारे सात सात आठ नौ 10 वर्ड्स उसमें से आ जाते हैं, मोस्टली आ जाते हैं। बाकी जो है ना, जरूरी नहीं है क्योंकि रैंडमली उन्होंने उसको शफल करना होता है, किसी को कम आ जाते हैं, किसी को ज़्यादा आ जाते हैं। फिर इसी तरह से उसमें बहुत सारे ना क्वेश्चंस होते हैं अप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस के बारे में। ये हमारा जब ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा ना, उसके बाद हमें वो यस एक्सरसाइज सर। करनी है उसकी। वो देखना कि उसमें वो चीज़ें वो ज़्यादा पूछता है। ये जो ना कि एडवर्बियल क्या होता है या एडवर्ब और एडवर्बियल का क्या डिफरेंस है, इस सारी चीज़ें बहुत कम है। ये तो तकरीबन समझे कि रेयरली ही वो पूछता है। लेकिन हमारी यस अंडरस्टैंडिंग सर। अगर ये ठीक हो जाए ना, तो अप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस वगैरह हमारे लिए ईजी हो जाती है। ये जितनी चीज़ें हैं, यस। ताकि ये पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आते ज़रूर हैं पेपर में। बेसिकली ये है कि अगर आप इनको हैंडल कर दें प्रॉपरली, तो आपकी बाकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर हो जाती है वो अप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें हमारी क्लियर हो। थैंक यू सर। वेलकम। यस, यस तो असल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी बेटा। सर हमें यहाँ पे आगे जाके टेंसेस भी सिखाए जाएंगे? हाँ जी, टेंस भी करवाना है। छोड़ना हमें कुछ नहीं, ये सर समझे ये कि सब ग्रामर की हर चीज होगी? ग्रामर की हर चीज़ है इसमें। और ओके सर। एक बात और भी याद रखें, इस चांस को फर्स्ट और लास्ट चांस इंग्लिश लर्निंग का समझ के लर्न कर लेना। उसके बाद चांस नहीं है आपके पास इंग्लिश लर्निंग का, क्योंकि जितनी ये इंग्लिश इसमें है ना सीए में, ये ग्रामर सारी एक दफ़ा यस। अगर आप गो थ्रू हो जाए, देखिए टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह, ये इडियम्स और सिमिलीज, मेटाफर्स, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हो जानी है। तो इसलिए यस सर। ये आपका फर्स्ट या लास्ट चांस होगा सही इंग्लिश इंग्लिश को सीखने का, तो ये मिस ना हो जाए। ओके सर। यस नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्लोज की तो टाइप्स होती हैं, डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज, जी जी, लेकिन जो सब ऑर्डिनेट क्लोज है ये भी क्लोज की टाइप है। देखो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट एक ही बात है। ये अलग से ये या फिर ये क्लोज की टाइप है? नहीं देखें, आपने कहा ना कि एक इंडिपेंडेंट होती है, एक डिपेंडेंट होती है, यही कहा ना आपने? यस, हाँ तो जी। सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट एक ही बात है, ये क्लोज की टाइप्स हैं। और ये जो टाइप्स होती है ना, ये हम दो तरह से इनको देखते हैं ना। एक होती है कि हम इनका फंक्शन देखते हैं, एक है स्ट्रक्चर देखते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हम ये देखते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली एज अ सेंटेंस स्टैंड कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है ना, ये हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं उस वक्त। उस सूरत में हम कहते हैं कि अगर तो ये स्टैंड कर दिया एज अ सेंटेंस तो ये इंडिपेंडेंट होगी, अगर ना कर सके फिर डिपेंडेंट होगी। फिर आगे आ जाता है कि किस थैंक काम के लिए यूज होती है। वो कभी हम इसको नाउन क्लोज के तौर पे यूज करते हैं, कभी एडजेक्टिव क्लोज, कभी एडवर्बियल क्लोज, इस तरह वो आगे आ जाएंगे, वो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। यस सर। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।